नमस्कार दोस्तों, दिव्य नेत्र से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। बिहार एसआई प्रीलिम्स के एक और प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हूं। आप लोग इसे सॉल्व करें। अगर आपका 35 प्रश्न भी सही है तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं दोस्तों तक शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस रुधिर वर्ग का कोई एंटीबॉडी नहीं होता है? एंटीबॉडी AB का नहीं होता है। एंटीबॉडी में AB में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, जिसके कारण ये ब्लड ग्रुप के व्यक्ति किसी को रक्त दे नहीं सकते हैं। और O में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है। A और B दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, इसलिए ये सभी को ब्लड दे सकते हैं। A में B पाए जाते हैं और B में छोटी a एंटीबॉडी पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा D नंबर AB। नेक्स्ट प्रश्न है, आमाशय में कौन सा एंजाइम का स्राव होता है? तो आमाशय में रेनिन एंजाइम का स्राव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 का A नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, जीभ के किस भाग से मीठा स्वाद का आभास होता है? तो जीभ के अग्र भाग से, आगे वाले भाग से मीठा स्वाद होता है, पश्च भाग से कड़वा स्वाद होता है और बगल के भाग से खट्टा का स्वाद पता चलता है। तो इसका मीठा स्वाद पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अग्र भाग। नेक्स्ट प्रश्न है, फाइब्रोजेनिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग में होता है? ऑप्शन है अमाशय, अग्नाशय, किडनी, यकृत। तो फाइब्रोजेनिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत में होता है। इस प्रोटीन के उत्पादन यकृत में होता है, जो रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है। तो रक्त का थक्का फाइब्रोजेनिन नामक प्रोटीन से ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंसुलिन के अतिस्राव से कौन सा रोग होता है? तो अतिस्राव पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा आंसर हाइपोग्लिसीमिया। अगर इंसुलिन का कम स्राव होगा तो मधुमेह रोग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन की प्रकृति पे डिपेंड करता है, इसका आंसर क्या होगा। अति पूछ रहा है, इंसुलिन बहुत ज़्यादा होगा तो हाइपोग्लिसीमिया, कम होगा तो मधुमेह। देख लीजिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर हाइपोग्लिसीमिया। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें श्वसनीय पदार्थ नहीं है। ऐसे पदार्थ जो खाना के द्वारा लगभग नहीं पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट खाना से प्राप्त होते हैं, वसा भी, विटामिन नहीं होते हैं। श्वसनीय पदार्थ विटामिन नहीं है, प्रोटीन भी खाना से ही प्राप्त होते हैं। श्वसनीय पदार्थ में से है प्रोटीन। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन C नंबर। नेक्स्ट है 7 नंबर, निम्न में से कौन परजीवी रोग नहीं है? तो डेंगू ज्वार तो विषाणु से फैलता है, तो आप लोग को पता है, तो यही परजीवी नहीं होगा। पायरिया, कालाजार, पेचिश, ये सब परजीवी रोग हैं। डेंगू ज्वार विषाणु द्वारा फैलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। आलू के कुल का नाम क्या है? तो आलू के कुल का क्या नाम है? सोलोनेसी। सोलोनेसी में आलू होता है, मिर्च, बैगन, टमाटर आदि हो जाता है। लिलियेसी में कौन होगा? लहसुन, प्याज। ग्रेमिनी में कौन आएगा? गेहूँ, मक्का, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा आदि इसमें ग्रेमिनी में आ जाएगा। और कंपोजिट कौन से होते हैं? जैसे गेंदा, सूरजमुखी, सलजम आदि इसमें कंपोजिट में आएंगे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? ये अनुसंधान नहीं पूछ रहा है, प्रबंधन पूछ रहा है। प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, स्थित है। तो 9 का आंसर हो जाएगा B नंबर भोपाल। अब वन अनुसंधान संस्थान पूछता तो देहरादून इसका आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, इसका आंसर हो जाएगा A। दाब घटने पर द्रव का क्वथनांक भी घटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, बढ़ने पर पूछ रहा है तो बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्यूमर का पता लगाने में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74
समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। सोडियम 24 से रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। और फास्फोरस 24 ल्यूकेमिया के उपचार में होता है, फास्फोरस 24, ठीक। और लोहा 59 अरक्त रोगों को पता लगाने में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक 74 बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है परमाणु बंधन कितने प्रकार होते हैं, मतलब एटॉमिक बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो जानते हैं आप लोग, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो 3 प्रकार के बॉन्ड होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल साहब ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, और कब किया था, 1903 से पहले। इसको 1903 में इसी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 1903 में नोबेल पुरस्कार ये रेडियो सक्रियता की खोज के लिए मिला था। तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्यूरेल, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसे बनाया गया था। यहाँ पूछ रहा है अंतरिम सरकार, तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री मुस्लिम लीग के लियाकत अली खान को बनाया गया था। अगर यही स्वतंत्र भारत पूछता तो वित्त मंत्री जॉन मथाई होते। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतरिम सरकार में तो लियाकत अली खान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो बेबेल योजना है, राजगोपालचारी योजना है, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट योजना। कैबिनेट योजना के आधार पर ही संविधान सभा का प्रावधान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। फरवरी 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन का स्थापना भेजा गया था और 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा, जिसमें विभिन्न सुझाव आधार पर ही संविधान सभा का गठन किया गया था और उनके सदस्यों का चुनाव भी किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट योजना। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता के अधिकार का प्रावधान है। समता का अधिकार अनुच्छेद 14। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो इंदिरा गांधी सरकार में 42वां संविधान संशोधन लाया गया था, जिसमें लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। जब इंदिरा गांधी की सरकार के बाद मोरारजी देसाई की सरकार आए थे तो 44वां संविधान संशोधन लाया गया था। इसी में फिर 6 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया था। तो जैसा भी प्रश्न हो तो आप दे सकते हैं। 6 वर्ष का अगर जवाब आएगा तो यही 42वां या 44वां होगा। इसमें बढ़ाया गया था 42वां में इंदिरा गांधी सरकार में, और 44वां संविधान संशोधन में घटाया गया था मोरारजी देसाई की सरकार में, जनता पार्टी की सरकार थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। जहां निर्वाचित सदस्य का बात आता है यहाँ तो नहीं होगा, उपराष्ट्रपति पूछ रहा है। उपराष्ट्रपति का क्या कॉन्सेप्ट है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो यहाँ पे निर्वाचित आ गया तो ये नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्य राज्य विधानमंडल, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, केवल विधानमंडल के सदस्य, ये भी नहीं होगा। संसद के दोनों सदनों के सम्मिलित सभी सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों से के सदस्य मिलकर बनता है जो पैनल, वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों को कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। हाँ, कालक्रम होगा। हाँ, कालक्रम ही है। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इसको। 19 का हो जाएगा। देखते हैं अशोक मेहता समिति पहला है, ये 1977 में आया था। ठीक है। थुंगल समिति का गठन हुआ था 1988 में, 1988 थुंगल समिति। JBK राव समिति 1985। और कौन है, LM सिंधवी समिति। LM सिंधवी समिति का गठन हुआ था 1986। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले 1, उसके बाद
एलएम सिंधवी कब है? 1986 है। हाँ, तो पहले हो जाएगा 1977 अशोक मेहता, फिर हो जाएगा JBK राव समिति 85, उसके बाद एलएन सिंधवी 1 3 4 2, 1 3 4 2 किस में ऑप्शन में है? 1 3 4 2 बी नंबर में आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत के संचित निधि से राज्यों की सहायता अनुदान किसके सिफारिश पर दिया जाता है? तो भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्थ न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का गठन प्रक्रिया 5 वर्ष के लिए किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके में 1 सदस्य और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए जब अभी NK सिंह बने हैं। वित्त आयोग के सिफारिश पर ही राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाता है। यह सिफारिश सलाहकारी होता है, मतलब यह सिर्फ सलाह दे सकता है। मानने या ना मानने का कार्य कैबिनेट मंत्री को होता है या केंद्रीय सरकार पर निर्भर करता है कि वित्त आयोग का बात मानेगा कि नहीं मानेगा। तो वित्त आयोग में संचित निधि पर होता है वित्त आयोग होगा, इसका आंसर अनुच्छेद 280। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की सहायता से लगाया गया? तो राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी की सहायता से लगाया गया है। एक बात बता देते हैं, रूस इंडिया का सब दिन भलाई किया है, तो याद रखने के लिए बोल रहे हैं। भलाई किया है तो इसमें भिलाई जो छत्तीसगढ़ में है, रूस ब्रिटेन लूटा है मतलब संहार किया है, तो दुर्गा माता के इमेज कीजिएगा, दुर्गा माता। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल ब्रिटेन के सहयोग से 1956 में। और राउरकेला केला है तो जर्मनी को केला यहाँ से निर्यात होता है, बिहार के केला जर्मनी निर्यात किया जाता है। तो याद करने के लिए बोल रहे हैं, तो इसका जर्मनी में राउरकेला, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला की स्थापना की गई है। तो याद करने के लिए बोल रहे हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट से मतलब नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर राउरकेला क्या होगा? जर्मनी। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है? एशिया और उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है किसके द्वारा अलग होता है? तो ये हो जाएगा बेरिंग जनसंधि के माध्यम से उत्तरी अमेरिका एवं एशिया दोनों अलग होता है। ये नॉर्थ पोल के तरफ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो अटलांटिक महासागर ये लगभग है अटलांटिक महासागर, विषुवत रेखा मान लेते हैं, गल्फ स्ट्रीम। ये जो गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है अटलांटिक महासागर में। ब्राज़ील धारा इस जगह बहती है, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा ब्राज़ील धारा भी है। ये भी अटलांटिक महासागर में। पेरू जलधारा जो है ये दक्षिणी अमेरिका है ना, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पे ठंडी जलधारा है पेरू जलधारा। तो ये प्रशांत महासागर में बहती है, इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ अटलांटिक महासागर पूछ रहा है तो पेरू जलधारा प्रशांत महासागर में बहती है, ये ठंडी जलधारा है, तो इसका आंसर हो जाएगा। और कैनेरी जलधारा अटलांटिक में ही बहती है, ये ठंडी जलधारा है, ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर बहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। यहाँ दक्षिणी ध्रुव नहीं पूछ रहा है, उत्तरी ध्रुव पूछ रहा है, तो इसका हिमाद्री हो जाएगा। और दक्षिणी ध्रुव पूछता तो आंसर हो जाता दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री तो और भारती। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती 3 अनुसंधान केंद्र दक्षिणी ध्रुव पे है और उत्तरी ध्रुव के हिमाद्री है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी को, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास स्थल को शीतोष्ण घास स्थल के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर प्रेयरी हो जाएगा, डाउन्स हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो उसके बाद पंपास है, पंपास होगा दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में। नेक्स्ट प्रश्न है, सदाबहार किस्म के वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
मानसूनी जलवायु क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। भूमध्य रेखीय क्षेत्र या विषुवतीय क्षेत्र बोल सकते हैं में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन वनों में जैसे रबड़, बांस, एबोनी, महोगनी और रबड़ भी बोल सकते हैं, रबड़, ये सब भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सदाबहार वन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जादूगोड़ा का संबंध है, जादूगोड़ा का संबंध है यूरेनियम के खनन से। जादूगोड़ा का कहाँ पे है? झारखंड राज्य में है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान झारखंड राज्य में है, सिंहभूम तथा सिंहभूम जिला में जादूगोड़ा है, तो वहीं यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? बुर्गिज कुरियन को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन, 29 का डी। 30 नंबर चलते हैं, केबुल लामजाओ जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, तो किस राज्य में है? तो ये मणिपुर में है। यहीं पे फुमडी पाए जाते हैं, तैरता हुआ फुमडी कहा जाता है इस पार्क, इसे यही तैरता हुआ पार्क को, तो मणिपुर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसका विस्तार बता देते हैं। हो गया महाराष्ट्र, हो गया महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, थोड़ा कर्नाटक में भी। तो इतने राज्य में काली मिट्टी का विस्तार है, तो आप मैप से समझ सकते हैं। तो जहाँ काली मिट्टी पाई जाएगी वहाँ कपास के भी उत्पादन होंगे, तो इसलिए कपास के उत्पादन में सब दिन महाराष्ट्र या गुजरात प्रथम स्थान पे रहता ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? धौलाधार एवं पीर पंजाल के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना या सह अस्तित्व होना, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, 33 का ए। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, ये दिया था छठी पंचवर्षीय योजना में। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। यहाँ क्या है? गरीबी उन्मूलन है, गरीब हटाओ का नारा दिया था। यहाँ यह ध्यान देना आवश्यक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन 5वीं पंचवर्षीय योजना होगा और गरीबी हटाओ छठी पंचवर्षीय योजना में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक ने अपनी प्रजा की नैतिक विकास के लिए जिनका आचारों के संहिता का पालन की बात कही है, उसे अभिलेखों में क्या कहा गया है? तो धम्म कहा गया है। धम्म के नीति अपनी प्रजा के लिए बनाया गया था और शिलालेख और अभिलेख भी यही धम्म की बात पे निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, धम्म। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ मेगास्थनीज के दरबार में ही चंद्रगुप्त मौर्य आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे, सॉरी। फाहियान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। ह्वेनसंग हर्षवर्धन के दरबार में। तो सभी सही है, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। सही बात है।
फ्रांसिस्को द अल्मीडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय भारत आए थे और इसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का निर्माण किया था। और ब्लू वाटर पॉलिसी से भी फ्रांसिस्को अल्मीडा जाने जाते हैं। और दूसरा है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की थी। ये बात भी सही है। 1503 ईस्वी में पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों ने कोचीन में स्थापित की थी। तो इसका दोनों आंसर सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अतः लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बने थे। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1833। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में शुरू किया गया था। ये बात सही है, 1793 ही में ही लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। दूसरा क्या है, जमींदारों को इस व्यवस्था में भूस्वामी बनाया गया था। तो ये बात भी सही है, तो इसलिए दोनों सही है। तो 1 एवं 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो कराची अधिवेशन जब 1931 में हुआ था, इसमें पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता, कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किया था। और इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता को स्वीकार लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? साइमन कमीशन के सिफारिश पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो सही बात है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन साइमन कमीशन के सिफारिश के लिए भी बनाया गया था। तो ये सही है। दूसरा, इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया था। ये बात भी सही है, प्रथम में तो नहीं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। तो दोनों बात सही है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों सही है, सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस केस में अरविंद घोष पर मुकदमा चलाया गया था? तो इस हो जाएगा अलीपुर षड्यंत्र के केस। 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में अवैध शस्त्र रखने के कारण 34 व्यक्तियों को अलीपुर षड्यंत्र केस के मामले में गिरफ्तार किया गया और मुकदमा चला था, जिसमें एक अरविंद घोष भी थे। अरविंद घोष को इस केस से बरी कर दिया गया था साक्ष्य के अभाव में। उसके बाद अरविंद घोष राजनीति से संन्यास ले लिए और पांडिचेरी चले गए और वहीं औरवेले आश्रम का स्थापना करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अलीपुर षड्यंत्र केस। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी किए थे। कहाँ पे? लंदन में। क्यों किए थे? कि भारत में कंपनी का शासन जो खराब है, खराब तरह से चल रहा है, कंपनी भारत को ट्रीट कर रहे हैं, वही बताने के लिए अंग्रेज को कि आप लोग खुद से जाके देखिए कि भारत में कंपनी की शासन अच्छी नहीं है। इसलिए दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था, भारतीयों के विचार को रखने के लिए इंग्लैंड के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, दादा भाई नौरोजी। लीडर पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे? लीडर, अभ्युदय और हिंदू, हाँ, सभी के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। लीडर, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट प्रश्न है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, सी नंबर, 1932 में पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पूना के येरवड़ा सेंट्रल जेल में 26
26 सितंबर 1932 को। डेट याद रखिएगा, दरोगा के एग्जाम में डेट समेत पूछ लेता है किसी किसी प्रश्न को। 26 सितंबर 1932 को हुआ था ये पूना समझौता। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किए गए थे? हिंद यवन के द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण के द्वारा और सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्तों के द्वारा। तो किसी भी प्रकार का प्रश्न हो सोना से रिलेटेड तो आप बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंद यूनानी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाघ की गुफा भारत के किस राज्य में स्थित है? बाघ की गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये भित्ति चित्र से संबंधित है और बुद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। बाघ की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म भी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वंश त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था? गुर्जर प्रतिहार वंश ये था, पुष्यभूति वंश ये नहीं था, पाल वंश हाँ ये था, राष्ट्रकूट वंश ये भी था। तो इसका आंसर नहीं था पूछ रहा है, तो पुष्यभूति वंश नहीं था। तो 49 का हो जाएगा, का बी नंबर हो जाएगा। कन्नौज के लिए 3 राजवंश गुर्जर प्रतिहार वंश, पाल एवं राष्ट्रकूटों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। इसमें संघर्ष के रूप में अंतिम परिणाम प्रतिहार विजय से हुआ। प्रतिहार ने इसका अंतिम रूप से जीत लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वंश ने नहीं शामिल था इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी? हैदराबाद की स्थापना चिनकुलीज खां ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, चिनकुलीज खां। तो चलते हैं, 50 प्रश्न हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए।